अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जोशीमठ में एक्शन शुरू हो चुका है। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को कितना मुआवजा मिलेगा और उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा। 90 मिनट में मुंबई टू पुणे 1.5 घंटे में 3 घंटे की यात्रा किस परियोजना की वजह से पूरी होगी, आज हम आपको ये भी बताएंगे। ऑटो एक्सपो में उबड़ खाबड़ रास्तों का नया योद्धा, जानिए कार मेले में किस कार ने आज लूटी महफिल। आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जोशीमठ की, जिसे बचाने के लिए आज दिन भर हाई लेवल बैठकों का दौर जारी रहा। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत शिविरों का जायजा लेने के बाद सेना, एनडीआरएफ और एक्सपर्ट्स के साथ अहम बैठक की है। इन बैठकों में जोशीमठ को संकट से उबारने के उपायों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की ओर से साफ कह दिया गया है कि अभी सिर्फ होटल्स की इमारतों को ढाया जाएगा, न कि असुरक्षित मकानों को। और इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जोशीमठ संकट पर अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें क्या कुछ कहा गया है आपको हम तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पल पल दरकते जोशीमठ को बचाने के लिए अब पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें जोशीमठ से करीब 850 किलोमीटर दूर प्रयागराज की हैं, जहां संगम के तट पर साधु संतों ने जोशीमठ की सलामती के लिए जप तप और विशेष अनुष्ठान किया। सर्वजीव संरक्षणे नमः, राष्ट्र रक्षणे नमः, ज्योतिष मठ रक्षणे नमः। तो वहीं जोशीमठ के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज सुबह जोशीमठ के प्राचीन नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ प्रवेश द्वार जोशीमठ को बचाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की। वहां के पंडे पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा संपन्न करवाई। विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा पाठ से पहले राहत शिविरों में ठहराए गए परिवारों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर कुछ परिवार भावुक हो गए, जिन्हें मुख्यमंत्री ने ढांढस बंधाया। ऐसे हम नहीं रह सकते। उस दिन भी हो रही थी। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना। उस दिन का है। आप ही एक हमारी उम्मीद है जो हमारे लिए आप कुछ कर सकते हैं। पूजा पाठ और प्रार्थना के इस दौर के बीच संकट से जूझ रहे जोशीमठ शहर को बचाने के लिए दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक आज हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ जोशीमठ में मुख्यमंत्री ने वहां के मौजूदा हालात को समझने के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने एक बार फिर ऐलान किया कि सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वो ये आपदा आई है, इसमें कठिनाई हुई है, इसमें से भी पार पाएंगे और सब लोग मिलजुल कर अभी सभी से बात की है। अलग अलग संगठनों के लोग थे, प्रतिनिधि मंडल थे, व्यापार मंडल के लोग थे, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, राजनीतिक संगठनों के लोग भी हैं, प्रतिनिधिगण हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी से बात हुई है और सभी लोगों ने एकमत होकर कहा है कि इस समय हम लोग सब लोग इस आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी की मदद के लिए आगे आएंगे, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भी एक बैठक दिल्ली में हुई।
जिसमें जल्द से जल्द जोशीमठ संकट का समाधान निकालने को लेकर चर्चा की गई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ पर्यावरण मंत्री, जल शक्ति मंत्री और ऊर्जा मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से तमाम जानकारियां भी दी गई कि किस तरीके से वहां पर एनडीआरएफ और एनडीएमई की टीमें काम कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने केंद्र के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खास तौर पर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट, उसको लेकर के उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया। इस बैठक में इस बात को लेकर के भी समीक्षा की गई कि ये जो प्रोजेक्ट हैं उन पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की तमाम सरकारी एजेंसियां और एक्सपर्ट्स इस वक्त दरकते जोशीमठ को बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम के बिगड़ते मिजाज ने जोशीमठ के लोगों के साथ साथ सरकारी एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जोशीमठ के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जोशीमठ में मौसम ने करवट ले ली है। हमारे ठीक पीछे जो हिमालयन रेंज है, आपको वहां पे दिखेगा इस वक्त काले घने बादल हैं पूरे हिमालयन रेंज में यहाँ पे, और जो पहाड़ों पे ये सफेद पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये ताजा बर्फबारी है। कल देर रात जोशीमठ में, चमोली में बारिश हुई है, पूरा शहर भीग गया है। और अगर आप हिमालयन रेंज को देखेंगे तो सारे पहाड़ अब स्नो से, बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि इन हालात में बेघर हुए लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से हर परिवार को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं कुछ दूसरे संगठन भी जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जोशीमठ से अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम बैठकों, मुलाकातों और बातचीत के बाद आखिरकार आज दोपहर बाद बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मलारी को तोड़ने की शुरुआत एक्सपर्ट की निगरानी में हो गई। लेकिन हालात को देखते हुए होटल की इमारत को तोड़ने का ये काम आसान नहीं है। ऐसे में किस तरीके से होटल को तोड़ा जा रहा है, देखिए आशुतोष मिश्रा की यह रिपोर्ट। दरअसल मलारी होटल या इसके आगे माउंट व्यू हो, इसको तोड़ना अपने आप में बड़ी मुश्किल है और इसीलिए आप ये समझिए कि डिमोलिशन की जगह यहाँ पर डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है। छतों पर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, तो सबसे पहले जो पाइप उससे जुड़े हुए थे उनको काटा गया और उसके साथ ही जो गैस कटर, उसके साथ वहां लोहे का जो भी सेटअप था उन सबको अलग किया गया। और अब एक एक करके आप समझिए कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये 7 मंजिला इमारत और खासकर जमीन के ऊपर जो 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल हैं, इनको डिसमेंटल करने की लगातार जो कोशिश होगी वो कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। एक एक करके आप देख रहे हैं, सबसे पहले पानी की टंकियों को हटाया जा रहा है, फिर जो ऊपर की छत है उसका हिस्सा हटाया जाएगा, उसके साथ वहां पर जो लोहे का स्ट्रक्चर है जिस पर ये छत टिकी है उसको हटाया जाएगा। और ये कुल मिला करके एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत भारी हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्रिल हैमर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो बुलडोजर का इस्तेमाल करना है। एक ढांचे को डिसमेंटल करना, तिनके के समान एक एक चीजों को हटाना, और उसके बाद कितना बड़ा मैन पावर लगा इससे आप समझ सकते हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोशीमठ को बचाने के लिए किस स्तर की कोशिश यहां पर की जा रही है। धामी सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की मदद के ऐलान के बाद लाल निशान वाले घरों में रहने वाले लोग अब अपने आशियाने को खाली करने लगे हैं। दरारों वाले इन घरों के रहवासियों को शिफ्टिंग यानी कि सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए 50,000 दिए जा रहे हैं। मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए भी देने का ऐलान हुआ है और इस भरोसे के साथ कि खाली घरों को तोड़ा नहीं जाएगा, लोग भारी मन से अपने सामान के साथ सरकार और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए अस्थायी ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज ने। एक तरफ जोशीमठ में मौसम खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों का पलायन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ के मनोहर बाग में इस वक्त लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सामान, जितना भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बेड है, जो उन्होंने सालों में इकट्ठा किया था, वो सब कुछ पैक करके रिलीफ कैंप्स की तरफ जितनी जल्दी हो पाए वो शिफ्ट हो जाए। कल तक जोशीमठ में लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि की
पुख्ता इंतजाम ना होने की बात कही जा रही थी और ना ही सहायता राशि का अनाउंसमेंट हुआ था, ये लोगों का कहना था। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात 1.5 लाख रुपए सहायता राशि की बात की है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट की, और इसके बाद ये भी आश्वासन दिया है कि सबको कंपनसेशन दिया जाएगा और रिसेटलमेंट भी होगा। आप देखिए किस तरह से इस वक्त लोग अपना सामान नीचे मनोहर बाग से लेके आ रहे हैं, तो ऊपर जो बसे हुए मकान है वहां से भी सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल है इस डिफिकल्ट टेरेन में, क्योंकि यहाँ खड़ी चढ़ाई है और इसमें सामान को उठाकर ऊपर तक लाना, लोगों की इसमें सांस फूल जा रही है। कल तक आप लोगों में नाराजगी थी बहुत ज्यादा कि कंपनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर प्रभावित परिवार को मिलेगा। नाराजगी खत्म हुई? नहीं, नाराजगी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि फौरी तौर पर उन्होंने कहा जो भी कहा, अभी उन्होंने ये कहा कि अंतरिम राशि नहीं है। फौरी तौर पर जो भी है वो भी ठीक है जिससे, लेकिन कुछ तो राहत मिलेगी आप लोगों को। पक्का मिलेगी। जी पक्का मिलेगी। अभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मौसम भी खराब हुआ है, अब जल्दी में सब कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों को? जल्दी। जी सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो शिफ्टिंग हुआ नगर पंचायत से आया हूँ। आप नगर पंचायत से आए। ये बताइए कि जो लेबर लग रहा है शिफ्टिंग के प्रोसेस में, वो भी सरकार मुहैया करा रही है? ये तो नगर पालिका की व्यवस्था है, अभी तो नगर पालिका की व्यवस्था है इस वक्त। तो देखिए, एक तरफ क्योंकि लोगों पर इस वक्त आपदा आई हुई है, तो ट्रकों का इंतजाम और जो लेबर है उसका इंतजाम, मजदूरों का इंतजाम, सब कुछ सरकार के अलग अलग महकमों द्वारा किया जा रहा है ताकि कम से कम लोगों पर असर पड़े। कहीं ना कहीं फौरी राहत की वजह से 1.5 लाख रुपए के कंपनसेशन के अनाउंसमेंट की वजह से जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को इस वक्त राहत की सांस मिली है। जोशीमठ शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चमोली जिले का रैनी गांव है। ठीक 2 साल पहले इसी गांव के पास ग्लेशियर टूटा था। तब आई बाढ़ की वजह से रैनी गांव के करीब बन रहे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ था। तब इस पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई लोगों की जान भी चली गई थी। भारी भूस्खलन के बाद रैनी गांव के कई मकानों में दरारें आ गई थी, गांव की जमीन धंस गई थी। तब रैनी गांव में रहने वाले लोगों ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को ही इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया था और अब या कहीं कि तब से गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। रैनी गांव वो गांव है जहां साल 1973 में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े आंदोलन यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रैनी गांव की ही स्वर्गीय गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष उनके साथ चिपक गए थे। उस आंदोलन को 49 साल बाद इस गांव पर भी अब प्राकृतिक आपदा का संकट मंडरा रहा है। रैनी गांव के रहवासियों का क्या कहना है, वहां पर स्थिति किस तरह की है, देखिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। जब रैनी में आपदा आई थी तो कई सारे घर थे जो अपनी जगह से दरक रहे थे, दीवारें चटक रही थी और चूंकि नदी के ऊपर बसा हुआ गांव है वो एक तरफ खिसक रहा था और आज भी उसके निशान कई इलाकों में आप देख रहे हैं। ये जो दरार है, दरार कम है, बाद में उसको लोगों ने सीमेंट भराई की, लेकिन सीमेंट भराई से भला ये कैसे छुप सकता था। देखिए पूरा हिस्सा, बड़े बड़े कंक्रीट के हिस्से अलग हो रहे थे, ये आज भी है। अब दरअसल खतरा इतना बड़ा था, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते, देखिए घर का ये हिस्सा पूरी तरह से समतल है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ढलाव की स्थिति दिख रही है, जिसका मतलब है कि जमीन जो है अपनी जगहों से खिसक रही है। लेकिन अगर आप ऊपर पहाड़ों की तरफ एक बार देखेंगे तो गांव के कितने सारे लोग हैं जो पहाड़ में बसा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है, ये यहाँ पर रहते हैं। और ऊपर की तस्वीर कैसे है, भुवन सिंह राणा इसी रैनी गांव के प्रधान हैं। 2 साल और अब में क्या बदला है इस गांव? अभी तो ऐसा बदला कुछ नहीं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो परेशानी होती है गांव को, क्योंकि गांव धीरे धीरे जो धस रहा है। जैसे अभी बता रहे जोशीमठ में कि जो 7 फरवरी 2021 को रैनी की आपदा से ये जोशीमठ में भूधसा हो रहा। अब आप लगा लो कि जब जोशीमठ में इतना खतरा हो रहा है तो लगा लो कि जहां से ये शुरू हुआ, जहां पे ये पहली आई, तो यहाँ पे कितना खतरा हो रहा होगा, क्योंकि गाँव का जो निचला से है ये तो धीरे धीरे नीचे बैठा है। लेकिन अभी भी सरकार ने यहाँ पे कुछ भी मतलब एक पत्थर भी नहीं रखा है सेफ्टी के नाम पे। विस्थापन तो दूर की बात है, जो विस्थापन के लिए जो वैज्ञानिक रिपोर्ट आई है तो वो है यहाँ पे डेंजर जोन माना गया है और सरकार द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य ना होगा। लेकिन अभी तक भी कोई मतलब इसमें रैनी गांव में कितने लोग रह रहे हैं जो खतरे की जद में है? यहाँ पे अभी जो प्रॉपरली जो गाँव में रह रहे हैं यहाँ पे लगभग 30 परिवार अभी गाँव में है और अन्य लोग बाहर बसे हैं। तो
29 परिवारों को यहाँ से हटाया गया कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हटाया भी नहीं गया और बताया था कि विस्थापन होगा लेकिन विस्थापन अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, गांव में ये तो नदी के किनारे के लोग, ऊपर जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वो किस स्थिति में है? उनका भी यही स्थिति है, वहाँ भी धीरे धीरे बैठा है। जो गांव का हिस्सा अलग हिस्सा है, वहाँ भी लगभग 10 या 15 मीटर गांव नीचे खिसक चुका है गांव के बगल पे, लेकिन जो गांव है वहाँ पे दरारें पड़ चुके हैं उस समय से। तो अब जब सरकार, अब जोशीमठ के लोग भी कह रहे हैं कि देखिए मुआवजा दीजिए, आगे कहीं विस्थापन की नीति आए। गांव के लोग 2 साल पहले एक ऐसी मुसीबत देख चुके हैं, आज यहाँ रहना कितना मुश्किल है? यहाँ रहना तो खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि जब से आपदाई यहाँ पे अभी बारिश जिस मात्रा में बारिश होती है, अभी बारिश भी नहीं हुई, बर्फ भी नहीं गिरी। लेकिन अभी गांव का ये है मानना है कि अगर बारिश आएगी तो उसकी बाद देखा जाएगा कितना खतरा होता है। पिछले साल भी बरसात आई थी, जब बरसात होती है तब कैसे रहते हैं फिर आप लोग? बस वही डर है, क्योंकि यहाँ पे अभी बरसात ज्यादा नहीं हुई, मतलब जिस मात्रा में बरसात होती, क्योंकि ये एरिया है जो तपोवन से ऊपर और लाता से नीचे है, वहाँ पे बारिश कम बारी हो जाती है, मतलब बहुत ही। लेकिन इस बार 2 साल से बर्फ नहीं गिरी और बारिश भी कम हुई, मतलब प्रकृति ने बचा रखा है। अभी तो बचा रखा, लेकिन देखता भी बारिश होगी तो मतलब एक बारिश के बाद पता लग जाएगी रहने लायक है या नहीं है, क्योंकि बारिश भी टिका है। 2 साल जब वो आपदा आई थी उसके बाद ज्यादा बरसात नहीं हुई, न ज्यादा बर्फबारी हुई, यानी बस कुदरत ने किसी तरह इस गांव को बचाए रखा है। ये डर था कि अगर बरसात होगी तो जो घर धीरे धीरे धंस रहे हैं, अब ये आप समझना होगा कि ये गांव देखिए पूरी तरह पहाड़ के ढलाव पर है। ये जो पहाड़ियां उसके सीधे ढलाव पर ही ये रैणी गांव बसा हुआ है, और इसी गांव के ठीक नीचे जब आप जाते हैं तो धौली गंगा, ऋषि गंगा जो नदी है उसका प्रवाह है। तो आप समझिए कि ये पहाड़ का एक ऐसा स्लोप है जिसपे पूरा गांव बसा हुआ है। इसीलिए लोगों को डर है कि अगर तेज बरसात हुई तो क्या होगा। खतरे की जद में है वो 30 परिवार जो आज भी यहाँ रहते हैं। विस्थापन की बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो वायदे कागजों पर रह गए, जनता तक नहीं पहुंचे। जोशीमठ की तस्वीर के बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार संज्ञान ले और इन 30 परिवारों के रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास, उनके विस्थापन पर ध्यान से सोचा जाए। और उधर जोशीमठ को बचाने की मुहिम के बीच ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जोशीमठ मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की गई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर कोर्ट को हालात की जानकारी दी गई। और क्या कुछ अपने जवाब में उत्तराखंड सरकार ने कहा है और याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या गुहार लगाई है, दिखाते हैं आपको। जोशीमठ की त्रासदी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही टल भी गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक जनहित याचिका दाखिल कर ये गुहार लगाई थी कि हाई कोर्ट इस मामले में क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बना और वो कमेटी अपनी सिफारिशें दे, उस सिफारिश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लागू करे। इस मामले में राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और उत्तराखंड सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वो लगातार इस मामले में कार्रवाई चल रही है और साथ ही वहां एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और इस घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है और उसमें कैसे जल्दी से जल्दी राहत और बचाव कार्य किए जाएं, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद इसे फरवरी तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की सुनवाई लंबित है। और बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जिसे इस साल के नवंबर महीने में एक नई और बेहतरीन सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात होगी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना। दावा ये किया जा रहा है कि समुद्र पर बन रहे इस हाईटेक पुल का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर महीने में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि एक बार यातायात के लिए खुलने के बाद मध्य मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में चिरले तक 15 से 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। यानी समय के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। बस कुछ महीनों का इंतजार, जनता के लिए खुलने वाले हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के द्वार। ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई के लोगों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि समुद्र पर बन रहे देश के सबसे लंबे पुल का 90% काम पूरा हो चुका है।
और बाकी बचे काम को वक्त पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL के काम को देखने के लिए पहुंचे और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से बात कर निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने ऐलान किया कि इस साल नवंबर में पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। 85 to 90% हुआ है। नवंबर 23 ये डेडलाइन है और बीच में कोविड होने के बावजूद भी ये हमारे सब लोगों ने, हमारे इधर श्रीनिवासन है, उनकी टीम है और जो कंपनियां हैं उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मैन पावर दुगनी करके यहाँ पर काम समय का कवर किया है समय को, और समय पे निर्धारित समय पे ये पूरा हो जाएगा। समुद्र पर बन रहा ये पुल महाराष्ट्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर कोरोना महामारी का असर पड़ा, लेकिन जैसे ही हालात बेहतर हुए MTHL के काम में फिर से युद्ध स्तर पर तेजी आ गई। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर बनाया जा रहा है और ये 6 लेन की परियोजना है, जिसे बनाने के लिए कंक्रीट और स्टील के साथ साथ ऑर्थोप्रोटेक्ट स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल पहली बार भारत में किया गया है, ताकि समुद्र से गुजरने वाले बड़े जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके। इस वक्त हम उस जगह है जहां पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड को आप नजदीक से देख सकते हैं। ये 22 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज बन रहा है और देश का सबसे लंबा सी ब्रिज माना जा रहा है। 2023 खत्म होने से पहले इस ब्रिज का इनॉग्रेशन होना है। आमतौर पर ब्रिज जो है वो कंक्रीट सेगमेंट से बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये जो पिंक कलर का स्टील डेक दिखा रहे हैं, ये एक तो स्टील का बना हुआ है, दूसरा आपको बता दें कि इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में 180 मीटर का अंतर है। ये अंतर इसीलिए रखा गया है कि ब्रिज बनने के बाद जो समुद्री वेसल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उन वेसल्स को ब्रिज के अंदर नीचे से गुजरने के लिए ये बहुत बड़ा अंतर रखा गया है। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक इस टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कि इंडिया में पहली बार यूज हो रही है। अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में ये स्टील डेक असेंबल होने के बाद आज यहाँ पर आप कह सकते हैं इंस्टॉल किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद थे जब इस चीज को इंस्टॉल किया गया। और मुंबई के ट्रैफिक जाम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को बनाया जा रहा है, जिसके खुलने के बाद मध्य मुंबई के सेबरी से नवी मुंबई के चिल्ले तक 15 से 20 मिनट में पहुंचना संभव हो जाएगा। यानी वक्त के साथ साथ ट्रैफिक जाम के झंझट से छुटकारा मिलेगा और पैसों की भी बचत होगी। 22 किलोमीटर का जो सबसे लॉन्गेस्ट सीलिंग है, ये वर्ली को कनेक्ट करेंगे। 22 और 27 किलोमीटर ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस को कनेक्ट करेंगे, मुंबई गोवा को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र को कनेक्ट होगा और जो 2.5 और 3 घंटे की जो दूरी है वो 12 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये लोगों को बहुत ही फायदेमंद है। ये समय की बचत, ईंधन की बचत, पोल्यूशन कम होगा, ये पूरा फायदा करेगा लोगों को। इतना ही नहीं, इस परियोजना की खास बात यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल समुद्री राजमार्ग है और इसे बनाने में विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार कई कोस्टल रोड्स बना रही है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड एक ऐसा रोड है जो समुद्र के ऊपर बनने वाला इंडिया का सबसे बड़ा समुद्री रोड होगा और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिससे समुद्र के अंदर ना पिलर्स डालने पड़ेंगे ना ही केबल्स। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से पहले मुंबई में ही समुद्र पर बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी बनाकर लोगों के सफर को आरामदायक बनाया जा चुका है और अब जब नवंबर में MTHL आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा तो इससे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को और रफ्तार मिलेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश का ये सबसे लंबा समुद्री पुल ओपन रोड टोलिंग प्रणाली वाला पहला पुल होगा। यानी ओपन टोलिंग सिस्टम होने से गाड़ियों को पुल पर बार बार टोल का भुगतान करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। और इसकी और खूबियां क्या कुछ हैं, समझाने के लिए मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख ने MMRDA के चीफ SVR श्रीनिवास से बात की।
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड का सीएम ने इंस्पेक्शन किया है। एमएमआरडी चीफ एसटीआर श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ब्रिज सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इंडिया का, जो डेक्स लगाए गए ऑर्थोट्रोपिक, पहली बार इंडिया में, क्या विशेषता है इस ब्रिज की? एक बताना चाहूंगा, हमारे एमएमआरडी टीम है ना, इसमें इधर है एडिशनल कमिश्नर गोविंदराज जी हैं, उनका नेतृत्व में ये काम सब चल रहा है। सो लॉट ऑफ गुड वर्क इज हैपनिंग। एंड सेकेंड इज, इसमें ये काम अभी नवंबर आखिर तक इस साल पूरा हो जाएगा, लोगों को यातायात करने को मिलेगा इसमें, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट रहेगा। ये गेम चेंजर कहना भी एक अंडरस्टेटमेंट है। एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट इसमें इंडिया पे ऊपर भी रहेगा और ऑफ कोर्स एमएमआर रीजन पे भी रहेगा। मुंबई समुद्र से घिरी हुई सिटी है, कहीं ना कहीं कोस्टल जो है वो अब पूरा फायदा लेने जा रहे हैं। एमटीएचएल को वर्ली से कनेक्ट कर देंगे तो वर्सोवा तक कनेक्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें कैसा है, अभी पूरा रिंग रोड होगा, एक इनर सिटी का रिंग रोड होने वाला है इसके तहत, और आउटर एमएमआर रीजन का भी रिंग रोड होगा। जैसा अभी आपने कहा, इसको हम लोग वर्ली शिवड़ी को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और वहां से लिंक से लेके वर्ली से लेके बांद्रा टू वर्सोवा चल रहा है। अभी एमएमआरडी एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं जो वर्सोवा विरार, सो वहां तक जा रहा है, और नारीवन पॉइंट तक तो कोस्टल रोड अभी चालू है। सो निश्चित इस रूप से ट्रैफिक का पैटर्न्स बदलेंगे और पोल्यूशन कम होगी, और जरूर सबसे अच्छा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसका। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते बात एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो की। इस साल ऑटो एक्सपो में जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक कारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं हाइड्रोजन कारों को लेकर भी कंपनियों ने अपना फोकस दिखाया है। मॉरिस गैरेज ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यूनिक 7 को ऑटो एक्सपो के दौरान शोकेस किया। इंडियन मार्केट में हाइड्रोजन कार को इंट्रोड्यूस करने वाली अब एमजी तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले ह्यूंडई और टोयोटा अपनी हाइड्रोजन फ्यूल रन कार लॉन्च कर चुकी है। Approximately the cost is coming to 100 rupees per kg. It will be cheaper than electricity. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ने लगा है, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान की सड़कों पर हाइड्रोजन कार दौड़ाने की तैयारी भी हो रही है, और वो भी किफायती दामों में। ऑटो एक्सपो में खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया। Approximately the cost is coming to 100 rupees per kg. It will be cheaper than electricity. मतलब साफ है कि फ्यूचर फ्यूल यानी हाइड्रोजन से चलने वाली कार की लागत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार की लागत से कम हो सकती है। I'm really happy about green hydrogen. That is really a big challenge. The cost of the hydrogen is coming to 300 rupees per kg. But now I got opportunity to visit in Bangalore, Indian Science Institute. And there they have a technology where they can get hydrogen from biomass. They don't need power. Approximately the cost is coming to 100 rupees per kg. It will be cheaper than electricity. And by using biotechnology, we can increase the production of biomass. फ्यूचर फ्यूल के कंसेप्ट पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने उड़ान भरना तो शुरू कर दिया है। ऑटो एक्सपो 2023 में कई कंपनियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली कारों से पर्दा उठा दिया। एमजी ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार यूनिक 7 को पेश किया। नीले रंग की ये कार फ्यूचर फ्यूल यानी हाइड्रोजन से चलेगी, जो न सिर्फ आपके पैसे बचाएगी बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी कारगर साबित होगी। एमजी की यूनिक 7 एक एमपीवी है। इसमें कंपनी ने 3 हाइड्रोजन टैंक फिट किए हैं, जिसमें 6.4 किलो की हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती है। कंपनी का दावा है कि यूनिक 7 एक बार फुल टैंक होने पर 605 किलोमीटर तक दौड़ सकती है, जिसे पूरी तरह से भरने में 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसके साथ ही इस कार में इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है, जो इसे 201 एचपी की पावर देती है। ऐसे में रोड पर ये एक हाइब्रिड गाड़ी होगी। हाइड्रोजन कार एक फ्यूचर कार की तरह आप इसको सोच सकते हैं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि जिस तरह से अभी इंडिया में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के पंप लगाए गए हैं, उसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी अलग से उस तरह की यूनिट सेट की जाएंगी। उसके बाद ही यहाँ पर हाइड्रोजन कार्स का स्कोप हो सकता है। फिलहाल एमजी ने इसे पेश जरूर किया है, यूनिक 7 इसका नाम है। और इसके फीचर्स की हम बात करें तो तमाम सारे फीचर्स यहाँ पर कंपनी ने रखे हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं। 605 किलोमीटर, एक बार इसमें पूरा फ्यूल आप भरने के बाद 605 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6.4 kg हाइड्रोजन इसके फ्यूल टैंक में एक बार में आ सकती है। जिस तरह की बात की जाती है कि
आखिर गाड़ियां जो इंजन है बेहद पावरफुल का इंजन बनाया गया है, और जैसे कई गाड़ियां होती हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर बंद हो जाती हैं या फिर टेम्परेचर जब मिनिमम होता है तब बंद हो जाती है। इस गाड़ी के लिए यूनिक 7 के लिए एमजी दावा करती है कि 95 डिग्री की हीट में भी ये आराम से स्टार्ट हो सकती है और -30 डिग्री में भी ये आराम से स्टार्ट हो सकती है। इंडियन मार्केट में हाइड्रोजन कार को इंट्रोड्यूस करने वाली एमजी अब तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले Hyundai और टोयोटा अपनी हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च कर चुके हैं। एमजी मोटर्स का कहना है कि यूनिक 7 एक एयर प्योरीफायर के तौर पर काम करती है, क्योंकि यूनिक 7 धुआं नहीं बल्कि पानी की बौछार करती है और इस कार को 1 घंटे तक ड्राइव करने पर ये 150 लोगों के सांस लेने लायक हवा को साफ कर देती है। जो एमिट होता है इसमें वो पानी होता है, तो धुआं तो ऑब्वियसली नहीं होता है इसमें, तो इसका जो पॉल्यूटेंट है वो वाटर है, तो उसको देखते हुए काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी है। और जो हाइड्रोजन का बताया कैपेसिटी इसका 6.4 kg इसमें हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग ऑब्वियसली हाइड्रोजन स्टेशन से होती है, जो कि इंडिया में अभी नहीं है, 1-2 हैं सिर्फ। तो अभी इसीलिए खासियत इस गाड़ी की है कि ये जो MPV एप्लीकेशन हमने दिखाई है ये प्रोडक्शन रेडी है। अगर जब भी कमर्शलाइज करना हो, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल हैं, तो इस गाड़ी को लाया जा सकता है। हाइड्रो पावर के अलावा इस साल के ऑटो एक्सपो में मोस्ट अवेटेड SUV जिम्नी से भी पर्दा उठा। कार के शौकीनों को काफी लंबे समय से थार के रिवाइवल SUV का इंतजार था। ऑटो एक्सपो 2023 के दूसरे दिन मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर वर्जन को कंपनी ने पेश किया। मारुति सुजुकी की जिम्नी कार 4x4 होगी और पावर पैक्ड अंदाज में सड़कों पर दौड़ेगी। धांसू ऑफ रोडिंग SUV जिम्नी की कंपनी ने बुकिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया। एक ही गाड़ी के इर्द गिर्द तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ी इस वक्त बन गई है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मारुति सुजुकी ने अपनी जो गाड़ी लॉन्च की, इसका नाम है जिम्नी, और ये बिल्कुल टक्कर देती हुई दिखाई पड़ रही है थार को। थार का बहुत क्रेज पिछले कुछ सालों से इंडिया में देखा गया है, और जिस तरह की इसकी बनावट है वो भी बिल्कुल जीप जैसी है, और थार को काफी हद तक जिसका डिजाइन है उसको कॉपी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी SUV लाइनअप को स्ट्रेंथन करते हुए मारुति सुजुकी ने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं। एक वो खड़ी है जिसका नाम फॉनेक्स है, और एक ये है जिम्नी। हालांकि सबकी निगाहें आकर जिम्नी पर टिक गई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल थार की डिजाइन जैसा देखने में लगता है। हालांकि गाड़ी का जो कलर है लाइट ग्रीन लेमन कलर है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर है, लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करेंगे और खासकर जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे थार के साथ, तो फिर तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आती है। थार का जो फ्यूल टैंक है वो 57 लीटर का है, जबकि जिम्नी का फ्यूल टैंक यानी कि इस गाड़ी का फ्यूल टैंक थोड़ा कम है, 40 लीटर का आसपास इसमें बताया गया है। साथ ही जो जिम्नी का इंजन है वो 1.5 लीटर K सीरीज का है, जबकि थार में आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है। हाइट की हम बात करें तो जिम्नी की हाइट 1720 mm लगभग 5 फीट, जबकि थार की हाइट 6 फीट के आसपास होती है। तो मारुति सुजुकी ने थार को टक्कर देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बुकिंग्स के नंबर देखने के बाद और सड़क पर जब आप निकलेंगे तो जो गाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी उसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी जिम्नी थार को टक्कर देने में कितनी कामयाब हो पाई है। कैमरामैन सत्या के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। इसमें कार के शौकीनों के लिए सेकेंड हैंड कार का विकल्प भी है। इस सेंटर पर आपको वो तमाम कारें देखने को मिलेंगी जो आपके सपनों की कारें हैं, लेकिन कम दाम में आप इसे ले सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, देखिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। तो ऑटो एक्सपो में मैं फिलहाल बैठा हूँ लग्जरी पोर्शा में। मार्केट प्राइस इसका इंडिया में लगभग 4 करोड़ के आसपास, यहाँ नहीं मिलती, इंपोर्ट कराई जाती है। लेकिन जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये आपको 4 करोड़ से कम में यहीं पर इंडिया में आराम से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप कई सारी लग्जरी कार्स देख रहे हैं, लेकिन ये सभी यूज्ड लग्जरी कार्स हैं, मतलब ये सेकंड हैंड लग्जरी कार्स हैं। और यहाँ पर इसको लेकर आए हैं क्या नाम है सर आपका? लोकेश शर्मा। लोकेश जी लेकर आए हैं
मुकेश जी, ऑटो एक्सपो में हम पहुंचे हैं। पहले दूर से देखकर लगा कि ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स हैं। आपने बताया तो मालूम पड़ा। कैसे ये आइडिया है कि ऑटो एक्सपो में जाना जहां पर हम फ्यूचर कार्स की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई गाड़ियों की बात करते हैं, वहां पर आप लग्जरी यूज्ड कार्स लेकर पहुंचे? सर एक्चुअली क्या है ना, अपनी इन गाड़ी इन सेगमेंट के लिमिटेड बायर्स होते हैं, तो पब्लिक का एक सपना होता है कि हम इन चीजों को देख सके, फेस आउट कर सके, हम फील कर सके कि एक सुपर कार क्या चीज होती है। उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम देख सके कि हमारे सुपर कार किस तरीके की लगती है, किस तरीके की दिखती है, क्योंकि रोड में काफी कम दिखती है। इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की काफी गाड़ियां कम दिखती हैं। तो एक रहता है ना कि हम यहाँ पे ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके की दिखती है, हम फील कर सकते हैं उस चीज को कि एक सुपर कार अगर जिनका सपना है उसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड क्या है, उनका बजट, जो सोचते हैं कि यार हमारा बजट किस गाड़ी का, किसी का 4 CR है, किसी का 5 CR है, किसी का 7 CR है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी 1.5 CR में मिली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।